नमस्कार दोस्तों आज के इस दौर में हर इंसान पैसा कमाने की दौड़ में शामिल है। आजकल हर कोई बस यही चाहता है कि मेहनत कम करनी पड़े और कमाई ज्यादा हो जाए। पैसे कमाने के लिए कभी कभी बहुत से लोग गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। ऐसे ही हमारी इस कहानी के नायक दीप को उसका लालच जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी परिवर्तन। दीप गाइड की नौकरी करता था। वो एक बहुत अच्छा गाइड था, बहुत ही होशियार और ईमानदार। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। दीप के और भी भाई बहन थे, सब अपने अपने परिवार में खुश थे। दीप की भी शादी हो चुकी थी। मालविका नाम था उसकी पत्नी का। वो उसे प्यार से माला बुलाता था। उन दोनों के एक प्यारा सा बेटा भी था, उसका नाम लक्ष्य था। लक्ष्य जब पैदा हुआ था तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ था। वो हमेशा बीमार रहता था। दीप ने पानी की तरह पैसा बहाया था उसके इलाज में, जिसने जो डॉक्टर बता दिया दीप अपने बेटे को लेकर वहीं चला जाता था। दीप पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लक्ष्य की बीमारी डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे। दीप और माला उसे लेकर बहुत परेशान रहते थे। दीप ने अपने भाई बहनों से भी पैसा उधार ले लिया था। वो उनके पैसे तक वापस नहीं दे पा रहा था। उसे लक्ष्य के इलाज के लिए और भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा अपने भाई या बहन किसी के भी पास जाकर पैसे मांगूं, क्योंकि अपने पहले दिए हुए पैसों का वो लोग कई बार दीप से तगादा कर चुके थे और कहीं से उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। दीप को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो लोग जो दीप से अपनेपन की बातें किया करते थे, आज जब उन्होंने देखा कि दीप को पैसे की जरूरत है तो वही लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदलने लगे थे। एक दिन दीप कुछ लोगों को घुमाने लेकर गया। 3-4 लोग थे उसकी टैक्सी में। दीप ने उन लोगों को एक होटल से लिया था। उन्हें अच्छी तरह से घुमा फिरा कर वो उन्हें वापस उसी होटल में छोड़ आया। दीप जब अपनी टैक्सी जमा कराने जाता था तो पहले वो उस टैक्सी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से साफ करता था, और उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। जब दीप उन लोगों को होटल में छोड़कर टैक्सी जमा कराने के लिए उसे साफ कर रहा था, तब उसे सीट के नीचे कुछ दिखाई दिया। उसने जब उसे वहां से बाहर निकाल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीट के नीचे से जो चीज निकली वो बहुत ही कीमती थी। वो एक सोने का ब्रासलेट था जिसमें डायमंड लगे हुए थे। वो किसी का गिर गया था वहां पर। दीप समझ गया कि ये उन लोगों में से ही किसी का है, क्योंकि उन लोगों के अलावा आज सुबह से कोई और बैठा ही नहीं था उसकी टैक्सी में। उसने सोचा कि मैं अभी तुरंत जाकर पहले ये देकर फिर टैक्सी जमा करवा कर घर आऊंगा। वो जैसे ही टैक्सी में बैठा, घर से माला का फोन आ गया। माला बोल रही थी, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। लक्ष्य को पता नहीं क्या हो गया है। वो कुछ बोल भी नहीं रहा और न ही अपनी आंखें खोल रहा है। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। माला की बात सुनते ही दीप के हाथ पांव फूल गए। उसने वो ब्रासलेट अपनी जेब में रखा, ये सोचकर कि कल सुबह जाकर दे दूंगा। दीप जहाँ पर टैक्सी जमा कराता था वो जगह उसके घर के पास ही थी, तो दीप वो टैक्सी जमा करा के जल्दी ही घर पहुंच गया। घर जाकर देखा तो माला लक्ष्य का सिर अपनी गोद में रखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। दीप ने जल्दी से लक्ष्य को उठाया और माला का हाथ पकड़कर अस्पताल की तरफ भागा। किस्मत से उन्हें घर के पास ही एक ऑटो मिल गया था। वो लक्ष्य को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहाँ डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत बहुत खराब है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी। डॉक्टर की बात सुनकर दीप और माला बहुत बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ऑपरेशन? ऑपरेशन किस चीज का? हमारे बेटे को क्या हुआ है? आप लोग बताते क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे की आंतें आपस में चिपक गई हैं। अगर उन्हें अभी ऑपरेशन करके अलग नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करा दो और ये फॉर्म साइन करके मुझे दे दो। दीप ने पूछा, ये किस लिए, क्या है ये? डॉक्टर ने कहा, ये फॉर्म है,
इसमें लिखा जाता है कि डॉक्टर ये ऑपरेशन मरीज के परिवार वालों की मर्जी से कर रहे हैं। ऑपरेशन करते समय यदि मरीज को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है। मिस्टर दीप, आप लोग घबराइए मत, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की, लेकिन हम भी आप लोगों की तरह इंसान ही हैं, भगवान नहीं हैं। आप जितनी जल्दी साइन करेंगे और पैसे जमा कराएंगे, हम उतनी ही जल्दी आपके बेटे का इलाज शुरू कर सकेंगे। दीप ने डॉक्टर को अपनी मजबूरी बताई। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, कल सुबह मैं कहीं न कहीं से कैसे भी करके व्यवस्था कर लूंगा, सारे पैसे जमा करा दूंगा आपके, पर अभी रात में मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा। दीप रो रहा था, लेकिन उसके रोने का असर डॉक्टर पर नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने दीप से कहा, देखिए मिस्टर दीप, ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप अपने बच्चे को लेकर मेरे पास क्यों आए? किसी खैराती अस्पताल में लेकर जाते उसे, फिर चाहे वहाँ उसे ढंग का इलाज मिलता या नहीं मिलता। और आप चाहे तो अभी भी उसे लेकर यहाँ से जा सकते हैं। आप इसे मेरी इंसानियत समझिए कि मैंने आपके बेटे को तुरंत भर्ती कर लिया और उसे इंजेक्शन वगैरह दे दिया। उसका मैंने अभी तक आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। दीप की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ से इंतजाम करे पैसों का। उसने अपने भाई और बहन के पास बहुत हिम्मत करके फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने फोन नहीं उठाया तो किसी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हर तरफ से निराश हो चुका था वो दीप। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को पल पल मरते हुए देख रहा था वो। डॉक्टर उसे बोल रहा था कि आप जितनी देर करेंगे उतने ही कम चांस होंगे हमारे पास आपके बेटे को बचाने के लिए। जो भी करना है जल्दी करो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। घबरा गया था वो। घबराहट की वजह से वो पसीने पसीने हो रहा था। अपना पसीना पोंछने के लिए उसने जैसे ही जेब से रुमाल निकाला तो वो ब्रासलेट उसके हाथ में आ गया। दीप उस ब्रासलेट को ध्यान से देखने लगा। अब दीप का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बोल रहे थे। दिल बोल रहा था कि तूने आज तक कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लिया, तो आज क्यों? और दिमाग वो बोल रहा था कि तुझे ये सब करके आज तक मिला ही क्या है। आज तेरा बेटा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। आज जब तेरे अपनों ने ही तुझसे मुंह मोड़ लिया तो और किससे उम्मीद करेगा तू? मर जाने देगा कि अपने बेटे को ऐसे ही तड़प तड़प के? उठ जा दीप, उठ जा। ये ब्रासलेट बेचकर अपने बेटे को बचा ले अपने बेटे को। उठ जा दीप, उठ। दिल और दिमाग की जंग में दिमाग जीत गया। आज की दुनिया में सिर्फ पैसा मायने रखता है, बाकी कुछ भी नहीं। दीप ने वो ब्रासलेट लिया और ले जाकर डॉक्टर के हाथ पर रख दिया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी का ब्रासलेट है, अभी आप इसे रख लीजिए और मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए, बचा लीजिए मेरे बेटे को। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर दीप, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? ये ब्रासलेट कहाँ से आया आपके पास? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, इंतजाम नहीं हो सकेगा पैसों का, फिर ये इतना महंगा ब्रासलेट आपके पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं? दीप ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी का ब्रासलेट है। मैंने उसे उसके फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट किया था। उस समय हमारे पास बहुत पैसा था। हमारे बेटे के इलाज में हमारा सारा पैसा खत्म हो गया, बस ये ब्रासलेट बचा था। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मिस्टर दीप, मैं ये आपका ब्रासलेट रख लेता हूँ, लेकिन आप चाहें तो पैसे देकर अपना ये ब्रासलेट मुझसे ले जा सकते हैं। दीप ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूँगा, आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए। पूरी रात दीप यही सोचता रहा कि आज मेरी मजबूरी ने मुझे झूठा और चोर बना दिया। फिर उसने सोचा कि मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करके वो ब्रासलेट डॉक्टर से वापस लेकर उन लोगों को वापस कर दूंगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने दीप से कहा कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन हमें अभी इसे कुछ दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। दीप ने पूछा,
डॉक्टर साहब अभी कितने दिन और लग जाएंगे? डॉक्टर ने कहा अभी पूरा 1 हफ्ता और लग जाएगा उसे ठीक होने में। 1 हफ्ते बाद ही हम उसकी छुट्टी करेंगे। लक्ष्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया था। उसे देखकर दीप और माला दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके पूरा 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अब तो मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, आप छुट्टी दे दीजिए, उसे घर जाना है। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ मिस्टर दीप, मैं उसके डिस्चार्ज पेपर अभी तैयार करा देता हूँ, शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल का बिल जब दीप के हाथ में आया तो बिल देखकर उसने सोचा कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, और अगर मैंने किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर भी लिया तो मैं इतने दिन बाद ब्रासलेट क्या बोलकर उन लोगों को वापस करूँगा। उसने सोचा कि वो ब्रासलेट मैं डॉक्टर के पास ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लक्ष्य को दिखाने भी तो आना पड़ेगा, फिर उसकी फीस भी लगेगी। दीप अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे किसी ने आवाज दी, मिस्टर दीप सुनिए, आपको डॉक्टर साहब अपने केबिन में बुला रहे हैं। दीप डॉक्टर के केबिन में गया तो डॉक्टर ने दीप से कहा, क्या मिस्टर दीप, आपने अपनी वाइफ को बेवकूफ बना दिया? दीप ने पूछा, सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर दीप आपने अपनी वाइफ को ये ब्रासलेट जब गिफ्ट किया था तो क्या कहा था कि ये गोल्ड का है, उसमें डायमंड लगे हैं? जी डॉक्टर साहब, डायमंड लगवाए थे मैंने, गोल्ड का है वो। दीप बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि वो उस ब्रासलेट के बारे में खुद भी नहीं जानता था कि उसकी सच्चाई क्या है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मिस्टर दीप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपकी वाइफ बहुत सीधी हैं, आप उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मिस्टर दीप वो ब्रासलेट गोल्ड का तो है, लेकिन उसमें जो डायमंड लगे हैं वो नकली हैं। क्या कहता वो? चुप हो गया। फिर दीप ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये बात आप मेरी वाइफ को मत बताना, अगर उसको पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। इस ब्रासलेट को आप अपने पास ही रख लीजिए, और इसके अलावा भी आपके जितने पैसे होंगे मैं धीरे धीरे करके जमा करा दूंगा। प्लीज आप ये बात मेरी वाइफ को मत बताना। दीप ने वो ब्रासलेट डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने वो ब्रासलेट अपने पास रख लिया और कहा कि मिस्टर दीप अगर आपने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि आपका बेटा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए समय पर पैसे जमा करा देना। डॉक्टर की बात दीप के दिल में तीर की तरह चुभी थी, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला आया। दीप लक्ष्य के पास बैठा हुआ था, तभी नर्स ने एक पर्चा लाकर उसके हाथ में दिया। दीप ने जब वो पर्चा खोलकर देखा तो वो अस्पताल का बिल था, उसमें 60,000 रुपए जमा थे और 50,000 बकाया थे। थोड़ी देर बाद दीप फिर से डॉक्टर के केबिन में गया। उसने डॉक्टर से कहा, सर ये आपने बिल में 50,000 रुपए, सर लेकिन मेरे पास तो इस समय इतने पैसे नहीं हैं, मैंने सोचा था कि आपके पास जो मैंने ब्रासलेट दिया है उसी से सारा हिसाब हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, हाँ मिस्टर दीप हो जाता है हिसाब, अगर आपका ब्रासलेट असली होता तो। दीप ने पूछा, क्या मतलब सर? आपका मतलब है मैंने आपको जो ब्रासलेट दिया है वो गोल्ड का नहीं है? डॉक्टर ने कहा, हाँ मिस्टर दीप आप सही कह रहे हैं, वो ब्रासलेट गोल्ड का ही है, लेकिन उसका वजन देखा आपने, उसका वजन ज्यादा नहीं है, और आपने बोला था मुझे कि उसमें डायमंड लगे हैं, उसमें डायमंड नहीं है, और वैसे भी वो कितना पुराना है, उसे मैंने अपने ज्वेलर को दिखाया था, उसी ने मुझे बताया कि ये ज्यादा महंगा नहीं है। मिस्टर दीप उस ब्रासलेट के मेरे ज्वेलर ने जितने पैसे बताए थे उतने पैसे मैंने बिल में कम कर दिए हैं, अब सिर्फ 50,000 रुपए जमा करने हैं आपको, आप कर दीजिए, मैं छुट्टी लिख देता हूँ। दीप ने कहा, सर 50,000 ये तो बहुत ज्यादा है सर मेरे लिए, सर थोड़ा सा अगर कम कर देते तो प्लीज सर। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर दीप हम पहले से ही आपके लिए बिल में बहुत पैसे कम कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इधर ये दवाई का पर्चा जरा दीजिए मुझे, ये लीजिए,
बाहर जो केमिस्ट वाला है उसको बोलिए कि आपसे वो दवाई के पैसे नहीं लेगा। बस मिस्टर दीप, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। दीप ने कहा, थैंक यू सर। सर अब आप छुट्टी लिख के दे देते तो। डॉक्टर ने कहा, छुट्टी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप 50,000 रुपये जमा करा दीजिए, मैं छुट्टी लिखकर दे देता हूँ। दीप ने कहा, सर मुझे पैसे जमा करने में 1-2 दिन लग जाएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे इंतजाम करना पड़ेगा पैसों का। डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ मिस्टर दीप, कर लीजिए इंतजाम पैसों का, जब आपका इंतजाम हो जाए तो आ जाइए, मैं छुट्टी लिखकर दे दूंगा। लेकिन हाँ मिस्टर दीप, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आप जितना टाइम लेंगे उतने ही पैसे बिल में बढ़ते जाएंगे। दीप डॉक्टर के पास से वापस आ गया। माला ने उससे पूछा, क्या हुआ? छुट्टी का क्या बोला डॉक्टर ने? दीप ने कहा, 1-2 दिन और लगेंगे, अभी 1-2 दिन बाद छुट्टी देंगे वो। फिर दीप ने माला से कहा, माला तुम यहाँ का ध्यान रखना, मैं काम पर जाता हूँ क्योंकि मुझे पैसों का भी इंतजाम करना है। दीप माला को समझाकर अपने काम पर लौट आया। यहाँ आकर उसे पता चला कि उसके पीछे से वही लोग आए थे जिनको दीप घुमाने लेकर गया था। वो लोग दीप के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें शक था कि उनका ब्रेसलेट दीप को मिला होगा और उस पर दीप की नीयत खराब हो गई होगी। लेकिन जब उन लोगों ने ये सुना कि दीप की ईमानदारी तो हमारे लिए एक मिसाल है, हम सब उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। दीप ने आज तक एक भी पैसे की बेईमानी नहीं की है। उसकी टैक्सी में न जाने कितने लोग रोज घूमते हैं। हमने आज तक कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि दीप को उनका कोई सामान मिला हो और दीप ने वो सामान उन्हें वापस ना किया हो। ये सारी बातें सुनकर उन लोगों को लगा कि शायद हो सकता है वो ब्रेसलेट हमसे ही कहीं और गिर गया होगा, इसीलिए वो लोग चुपचाप चले गए और दीप चला गया फिर किसी को घुमाने टैक्सी लेकर। सारा दिन वो मेहनत करता रहा। उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। उसका दिमाग तो यहाँ लोगों को घुमाने में लगा था, लेकिन दिल उसके बेटे के पास था। सारा दिन थककर जब वो रात को टैक्सी जमा करा के अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे कहा, क्या हुआ मिस्टर दीप, हुआ पैसों का इंतजाम? दीप ने कहा, सॉरी सर, आज नहीं कर पाया, मैं कल करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर दीप, आराम से कर लीजिए। दूसरे दिन दीप अपने बॉस के पास गया। उसने बॉस से कहा, सर मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, अगर हो सके तो कुछ एडवांस दे दीजिए। बॉस ने कहा, हाँ हाँ बताओ दीप, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ले जाओ। दीप ने कहा, सर मुझे 50,000 चाहिए। दीप की बात सुनकर बॉस एकदम से भड़क गया और बोला, क्या कहा? 50,000? मैं तुम्हें 50,000 रुपए उधार दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, 2-4 हजार की बात अलग है, वो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन 50,000? भूल जाओ, भूल जाओ। दीप ने कहा, सर मैं जानता हूँ मैं आपसे बहुत बड़ी रकम मांग रहा हूँ, लेकिन सर इस समय मेरी मजबूरी समझिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सर मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, प्लीज सर। सर आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कितने सालों से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। सर मैंने आज तक कभी भी आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप मना मत करना, सर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। दीप की बात सुनकर बॉस ने पूछा, अच्छा दीप एक बात बताओ, तुम पैसे लेने मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारे भाई भी तो है ना, उनके पास क्यों नहीं गए तुम? दीप ने कहा, सर सबसे पहले मैंने उन्हीं लोगों के पास फोन किया था पैसों के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, और किसी ने उठाया तो बहाना बना दिया। बॉस ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो दीप ने बताया, सर मैंने उन लोगों से बहुत से पहले से पैसे उधार ले रखे हैं अपने बेटे के इलाज के लिए, वो पैसे मैं अभी तक नहीं चुका पाया, शायद यही वजह हो सकती है। दीप की बात सुनकर बॉस ने कहा, सोचो दीप, जब तुम अभी तक वो पैसे नहीं चुका पाए तो मेरा पैसा कहाँ से वापस करोगे? तुम बोल रहे हो कि तुम और ज्यादा मेहनत करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, तुम दिन भर लोगों को घुमाते हो और साथ ही साथ उन्हें जानकारी भी देते हो, तुम्हें यहाँ वापस आते आते रात हो जाती है,
अब क्या रात में भी टैक्सी लेकर घुमाने ले जाओगे उन्हें? और अगर रात को जाओगे भी तो किसे लेकर जाओगे और कहाँ लेकर जाओगे? और रही ईमानदार की बात, तो यहाँ काम करने वाला हर इंसान ईमानदार है। तुम अभी तक ईमानदारी से काम करते आए हो, इसीलिए अभी तक टिके हुए हो, वरना 1 मिनट में निकाल कर बाहर कर दिए जाते। देखो दीप, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम खुद सोचो, तुम्हारा बेटा तो हर समय बीमार रहता है, तुम्हें तो हर समय पैसे चाहिए। कोई कब तक देगा तुम्हें पैसे? और फिर भी मैं तैयार हूँ तुम्हें पैसे देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे यहाँ काम करते हो। इसलिए 2-4 हजार रुपए चाहिए तो बोलो, मैं अभी दे देता हूँ। लेकिन 50,000, उसके लिए तो मुझे माफ करना बाबा। बॉस की बातों ने दीप को अंदर से तोड़ दिया था, और तोड़ दिया था उसका संकल्प ईमानदारी से काम करने का। आज एक नए दीप का जन्म हुआ था। वो दीप जो ईमानदार था, उसे तो दीप ने बॉस के ऑफिस में ही दफन कर दिया था। वहाँ से जो दीप निकला था वो दूसरा ही दीप था। रोज की तरह दीप अपनी टैक्सी लेकर कुछ लोगों को घुमाने निकला। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने दीप से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने को बोला। दीप उन्हें एक रेस्टो में ले गया। वहाँ उसने रेस्टो के मैनेजर से कहा कि मैं रोज आपके यहाँ कस्टमर लेकर आऊंगा, तो एक कस्टमर पर मेरा कमीशन क्या होगा? मैनेजर ने कहा कि आप जिस हिसाब से कस्टमर लेकर आएंगे, हम आपको उसी हिसाब से कमीशन देंगे। दोनों में बात पक्की हो गई। दीप ने उन लोगों से कहा, सर मेरा फ़ोन नंबर तो आप लोगों के पास है ही। अगर आप लोग कहें तो मेरा यहाँ पास ही में थोड़ा सा काम है। आप लोग खाना खाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लग ही जाएगा, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूँगा। सर आप मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। और वैसे सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉल ना करना पड़े, सर प्लीज़। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना हमें इंतजार ना करना पड़े। ओके सर, थैंक यू सर। ये बोलकर दीप चला आया। वहाँ से बाहर आकर उसने टैक्सी में सवारियां भरनी शुरू कर दी थी, वो भी आसपास आने जाने वाली। आज उसके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे। सही समय पर वो रेस्टोरेंट भी पहुँच गया। वहाँ उसे मैनेजर ने भी कुछ पैसे दिए और कहा कि अब आगे से तुम्हारा कमीशन पक्का। इधर दीप के व्यवहार से वो लोग बहुत खुश थे। उन लोगों ने कुछ पैसे देने चाहे उसे, तो दीप ने कहा, सर हमें ये सब मना किया हुआ है। सर हमें तो बस हमारी मेहनत की हर महीने सैलरी मिलती है, और सर अगर बॉस को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दीप की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम्हारे बॉस को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें पैसे दिए हैं? हम तो उन्हें बताएंगे नहीं, तुम भी मत बताना, ये लो रख लो। आज से पहले कई लोगों ने उसके व्यवहार से खुश होकर उसे पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन दीप ने कभी भी पैसे नहीं लिए थे। वो हमेशा ये बोलकर मना कर देता था कि हमें जो सैलरी मिलती है वो इसी काम के लिए मिलती है। आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखना ही हमारा फर्ज है। हम ये पैसे नहीं ले सकते। लेकिन आज दीप ने पैसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने पैसे लेते हुए कहा, थैंक यू सर। सर अगर आपको कुछ और काम हो तो बता दीजिए। उन लोगों ने कहा कि अभी तो तुम हमें हमारे होटल पर छोड़ दो, हमारे पास तुम्हारा फोन नंबर है, हम तुम्हें कॉल कर देंगे, तुम आ जाना। दीप ने कहा, ओके सर, जैसा आप चाहें, लेकिन सर अगर कल आप कॉल करें तो 9 बजे से पहले ही करना, क्योंकि उसके बाद मुझे किसी और को लेकर जाना पड़ सकता है। उन लोगों को छोड़कर दीप टैक्सी जमा करता हुआ सीधा अस्पताल पहुंचा। हमेशा बुझा बुझा सा रहने वाला दीप आज खुश नजर आ रहा था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर माला ने उससे पूछा, क्या हुआ आज आपको? आज आप बहुत दिनों बाद ऐसे खुश नजर आ रहे हो, कोई लॉटरी लगी है क्या? माला की बात सुनकर दीप बोला, हाँ बस यही समझ लो माला, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये समझ लो माला, बस हमारे बुरे दिन खत्म। कुछ दिन बाद लक्ष्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो धीरे धीरे सही हो रहा था। डॉक्टर ने दीप और माला को सख्त हिदायत दी थी कि लक्ष्य के खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखा जाए। उसको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत है। एक दिन दीप की गाड़ी में किसी का पर्स रह गया, जिसमें 2-2 हजार के नोट थे। दीप ने उस पर्स में से सारे पैसे अपने पास निकाल कर रख लिए और पर्स फेंक दिया। अब दीप कोई भी मौका नहीं छोड़ता था फायदे का। उसे जैसे भी जहाँ से भी पैसा मिलता वो एक भी पल गंवाए बिना उसे अपने कब्जे में कर लेता था। साथ ही वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था
कि कभी भी उस पर कोई शक न करे। दीप लगातार ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो पकड़ में आ जाए। बीच बीच में वो ईमानदारी वाला रूप भी धारण कर लेता था। धीरे धीरे दीप के पास पैसे इकट्ठे होने लगे थे। उसने जो भी पैसा लोगों से उधार लिया था, धीरे धीरे वो सब चुका दिया। उस पर किसी को कभी भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने सबको ये बोला हुआ था कि उसे कोई एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे सट्टा बताता है और वो जिस पर बोलता है मैं उसी पर पैसा लगा देता हूँ। और जब लोग दीप से उस इंसान के बारे में पूछते कि वो कैसा है और कहाँ रहता है, तो दीप कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता था। जैसे जैसे दीप के पास पैसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसकी लालसा और बढ़ती जा रही थी। अब तो उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। उसने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था, जिसे माला और दीप दोनों मिलकर देखते थे। दीप बाहर से सस्ता माल खरीद कर लाता था और यहाँ लाकर उसे महंगे दामों में बेच देता था। इसी सिलसिले में वो कई कई दिन घर से बाहर रहता था। एक दिन दीप माल खरीदने दूसरे शहर गया हुआ था। उसने रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पर एक कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर एक बंदर मरा हुआ पड़ा था। उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा भी पड़ा था। उसके पास धूपबत्ती जल रही थी और बहुत सारे पैसे भी पड़े थे। अभी भी लोग आते जाते पैसे डालते हुए जा रहे थे। दीप वहीं रुककर ये सब देखने लगा। उस मरे हुए बंदर के आसपास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। दीप देखना चाहता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वहीं एक तरफ छुपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। दीप को 2 से 3 घंटे के करीब इंतजार करना पड़ा। उसे शाम हो चली थी। उसने देखा कि एक आदमी आया और उसने वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख लिए और फिर उस मरे हुए बंदर को उठाकर वो आदमी चल दिया। दीप चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी ने एक ऑटो पकड़ा और चला गया। दीप ने भी दूसरा ऑटो किया और उसका पीछा करता हुआ वहीं पहुंच गया जहां पर वो आदमी उतरा था। दीप ने देखा कि उस आदमी ने उस बंदर को अच्छी तरह से लिटाकर धूपबत्ती जलाकर उसके पास रख दी और अपने पास से 100 के 2 नोट निकालकर बंदर के आसपास डाल दिए। उसके बाद एक तरफ जाकर बैठ गया। वहाँ भी दीप ने बहुत देर तक इंतजार किया। बहुत देर बाद वही सब हुआ जो इससे कुछ देर पहले हुआ था। अब दीप की समझ में सारा माजरा आ गया था। उसने उस आदमी को ऑटो में बैठने से पहले ही पकड़ लिया और डरा धमकाकर सब कुछ उगलवा लिया। उस आदमी ने बताया कि उसके पास 2 बंदर हैं। एक बंदर को वो बेहोश करके ले आता है और दूसरे को घर पर पूरा दिन कुछ न कुछ खिलाता रहता है। इस काम से वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दीप को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अलग अलग शहरों में जाकर सामान खरीदो, फिर लेकर जाओ और उसके बाद भी सामान बिके या न बिके इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कभी कभी कितना नुकसान भी उठाना पड़ता है। उस सबसे अच्छा तो ये व्यापार है, इसमें तो फायदा ही फायदा है, नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसने उसी आदमी से बात करके 2 बंदरों की व्यवस्था कर ली। उस आदमी ने कहा कि आपको बच्चे लेने पड़ेंगे, उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना पड़ेगा, तभी बंदर आपके पास रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। आपको उनके बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो एक बार बड़े हो जाएंगे तब आपको फायदा ही फायदा है। दीप ने कहा कोई भी व्यापार हो, उसे जमने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये भी मेरे लिए एक व्यापार जैसा ही होगा। दीप अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये तक दिमाग में नहीं आया कि वो लोगों की आस्था और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहा है। दीप ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझे बंदर लाकर दो। तो उस आदमी ने कहा मैं आपको बंदर लाकर नहीं दे सकता, हाँ एक जगह लेकर चल सकता हूँ जहाँ से आप बंदर खरीद लेना। वो आदमी दीप को लेकर एक बस्ती में गया। वहाँ पर उसे वो एक झोपड़ी में लेकर गया। वो घर बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटी फूटी झोपड़ी हो, लेकिन जब दीप उस आदमी के साथ अंदर गया तो उसे लगा कि वो किसी चिड़ियाघर में आ गया है जिसमें बंदर और सिर्फ बंदर ही थे। दीप ने 2 बंदर के बच्चे खरीद लिए। उन दोनों बच्चों को जब उनकी माँ से अलग किया जा रहा था, उनको उनकी माँ की गोद से छीना जा रहा था, उस समय का दृश्य बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही हृदय विदारक था।
लेकिन दीप के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। उसे शायद ये भी याद नहीं रहा था कि अभी कुछ ही वक्त पहले जब लक्ष्य बीमार हुआ था तो अपने बेटे को खो जाने के डर से वो खुद कितना परेशान हो गया था। वो ये भी भूल गया कि इंसान हो या जानवर, अपने बच्चे के प्रति ममता सब में होती है। आज दीप ने एक माँ से उसके बच्चे को और बच्चों से उसकी माँ को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। इंसान तो एक दूसरे से बोलकर या लड़कर कैसे भी करके अपना मन हल्का कर लेता है, लेकिन बेचारे जानवर वो क्या करें? उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। अपने जरा से फायदे के लिए आज दीप ने बहुत बड़ा पाप किया था। दीप उन बंदरों को लेकर अपने घर वापस आ गया। माला ने देखा कि दीप सामान की जगह वो तो बंदर के बच्चे लेकर आया है, तो उसने दीप से पूछा, इन्हें कहाँ से ले आए और क्यों लेकर आए हो? तो दीप ने कहा, अरे माला, ये तो टिकट है हमारी लॉटरी के, बस कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद। एक मिनट, ये लॉटरी का टिकट नहीं, ये तो मेरे नोट छापने की मशीन है, मशीन। दीप बहुत खुश होकर इतराते हुए बोला, तो माला थोड़ा नाराज होकर बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने दीप से उन बंदरों के बारे में पूछा, तो दीप ने सारी बात माला को बता दी और फिर बोला, अब मुझे और तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दीप की बातों से माला को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो सोचने लगी कि क्या ये वही दीप है जिस पर वो कभी अभिमान किया करती थी कि भगवान ने मुझे पति के रूप में अनमोल हीरा दिया है, जिसकी चमक से मेरी जिंदगी का हर पल रोशन रहता है। लेकिन आज दीप की इस हरकत ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। उसने बहुत कोशिश की दीप को समझाने की कि ये सब बहुत गलत है, तुम जो कुछ भी करने की सोच रहे हो वो सही नहीं है। तुम किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक समय था जब किसी और को दर्द में देखकर तुम खुद दुखी हो जाते थे, उसके दर्द को तुम अपना दर्द समझते थे, और आज तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज ऐसा गलत काम मत करो। सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तुम इन बंदरों को छोड़ दो। दीप, जो अभी तक चुपचाप माला की बातें सुन रहा था, वो अचानक से बौखला गया और बोला, हाँ मैं था ईमानदार, हाँ मैं दूसरों को देखकर दुखी होता था, सबकी नजरों में मैं महान था, लेकिन इस सबसे मुझे क्या मिला? जब मैं दुखी था तब कौन आया था मेरे पास मेरे आंसू पोंछने? मेरी जरूरत के समय मेरे अपनों ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब कौन आया था मेरी मदद करने? बोलो। तुम्हें नहीं पता माला, जब हमारा बेटा बीमार था हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर उस समय भी मैं ईमानदार ही बना रहता ना तो आज वो हमारे बीच नहीं होता, समझी? बिना पैसों के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हमारे पास पैसा है तो समझो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कोई तुम्हें दो कौड़ी में भी नहीं पूछेगा, लोग नजरें बचाकर निकल जाएंगे। आज के बाद तुम मुझे कोई भी और कैसी भी सलाह देने की कोशिश मत करना, समझी? मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वही करूँगा। इसका मतलब आप पैसों के लिए किसी का खून भी कर देंगे? माला एकदम गुस्से से बोली। तो दीपी तेज आवाज में बोला, सुपारी नहीं ली है मैंने किसी के नाम की, पैसे कमाने के लिए ये जरूरी नहीं कि मैं किसी का खून करूं। माला को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि दीप अब अपने के आगे किसी की नहीं सुनेगा, उससे बात करना बेकार है। माला ने सब कुछ समय पर छोड़ दिया, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। दीप पर तो पैसे का जुनून सवार हो गया था। वो बंदर के बच्चे अब बड़े हो चले थे, तो अब दीप ने उन बंदरों के साथ वही सब करना शुरू कर दिया जो उस आदमी ने किया था। उसका लालच इतना बढ़ गया कि वो 2 बंदर और ले आया। उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया, और अंधा व्यक्ति बहुत जल्द ठोकर खाकर गिरता है। कोई भी अंधा व्यक्ति ठोकर खाता है तो लोग उसे संभालने के लिए आगे आ जाते हैं, पर यदि कोई जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चले तो दुनिया उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाती है। ऐसे इंसान का कोई भी साथ नहीं देता। और दीप भी उन आंख पर पट्टी बांधकर चलने वालों में से एक था। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। दीप के साथ भी ऐसा ही हुआ। दीप के किसी पड़ोसी ने जाकर थाने में दीप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने दीप पर नजर रखनी शुरू कर दी।
इस बात की दीप को कानों कान खबर नहीं हुई। वो बेफिक्र होकर अपने काम में लगा था। एक दिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो बंदर और पैसे लेकर जाने को हुआ। अचानक हुए इस हमले से दीप की हालत बहुत खराब हो गई। वो कोई पेशेवर मुजरिम तो था नहीं जिसे इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस के एक थप्पड़ ने ही उसे तोड़ दिया। उसने पुलिस वाले को शुरू से आखिर तक सारी बातें बता दी और फिर वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। दीप फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, सर सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मैं बहक गया था, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सर प्लीज मैं जेल जाना नहीं चाहता। आप लोग मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज आप मुझे जेल मत भेजिए। सर मेरा परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सर प्लीज प्लीज सर मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दीजिए। सर अगर मुझे जेल हो गई तो लोग मेरी पत्नी और बेटे को ताने दे देकर मार डालेंगे। सर सर प्लीज सर। मेरी पत्नी ने मुझे कितना समझाया था, ये सब गलत है, मत करो ऐसा, लेकिन मैं ही मूर्ख था, लालची था। सर मैंने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा डांट कर उसे चुप करा दिया। सर मैं भी पहले ऐसा इंसान नहीं था, मुझे मेरी मजबूरी ने और लोगों के व्यवहार ने ऐसा बना दिया। आज दीप को बहुत पछतावा हो रहा था। पुलिस वाले ने उसे उठाया और अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठाया। पुलिस वाले ने कहा, मिस्टर दीप, इस दुनिया में हर इंसान परेशान है, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है, तो क्या वो तुम्हारी तरह अपराधी बन जाए? देखो तुमने जुल्म तो बहुत बड़ा किया है जिसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हें एक मौका देंगे अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखकर ही हम लोग तुम्हें ये मौका दे रहे हैं। ये मौका तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद भी अगर तुमने कोई भी गैर कानूनी काम किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हश्र होगा। उसके लिए तुम्हें हमारी एक मदद करनी पड़ेगी। तुम हमें वहां का पता दो जहां से तुमने ये बंदर खरीदे हैं। उन लोगों की बातें सुनकर दीप को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फांसी का फंदा उसके गले से निकालकर उसे नई जिंदगी दे दी हो। उसने उन लोगों को वहां का पूरा पता समझा दिया और कसम खाई कि मैं अब से पहले वाला दीप ही बनूंगा। आज से सारे गलत काम बंद कर दूंगा। दीप ने अपने मन में निश्चय किया कि जब पिछली बार मैं अपने बॉस के ऑफिस से निकला था तो उस अच्छे दीप को वहीं दफन करके निकला था, लेकिन अब जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो उस अच्छे दीप को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस बुरे और लालची दीप को यहीं दफन करके जाऊंगा। आज शायद दीप की पहले की गई सारी अच्छाइयाँ और मालक की दुआओं ने दीप को बहुत बड़ी सजा से बचा लिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।